आजकल के सिनारियों में मुझे लगता है लड़कियों को छोटी एज से ही बहुत सारी दिक्कतें होने लग गई है। तो इसमें मेजरली कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो हमें देखने को मिल रही है आजकल मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा? अच्छा इसको ये है, अच्छा ये तो बहुत कॉमन हो गई है। मेनली 3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली जो है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस। आजकल हर तीसरी लड़की को पीरियड्स नहीं आना, सिर्फ दवाई लेने पर आना, स्किन इश्यूज, वेट गेन, हेयर फॉल, ये बहुत ही कॉमन हो गया है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो बहुत ही पुअरली अंडरस्टूड है, वो है एंडोमेट्रियोसिस। पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना, इसको हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि एंडोमेट्रियोसिस बीमारी डायग्नोस करने में 7 से 8 साल लग जाते हैं। अच्छा। तो और इसका बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्टिव इम्प्लीकेशंस हैं लाइफ लॉन्ग महिला के लिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हर लड़की, हर पेरेंट को पता होना चाहिए, वो है सर्वाइकल कैंसर और इसका वैक्सीनेशन। अगर आप समझे कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है, बट वो 100% प्रिवेंटेबल है सिर्फ एक वैक्सीन से, और वो वैक्सीन आपके शहर में, आपके मोहल्ले में उपलब्ध है, परंतु कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने बेटियों को या जिन्होंने अपने खुद को ये वैक्सीन लगाया होगा। सो दीज 3 थिंग्स आई थिंक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर महिला को पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में तो कम से कम पता होना ही चाहिए। तो एंडोमेट्रियोसिस और पीसीओएस के लिए भी कोई वैक्सीन है? ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल तो नहीं है, बट इसमें बहुत ज़्यादा रोल है अर्ली डायग्नोसिस का। अगर हम इसको सही समय पे डायग्नोस कर लेते हैं तो आगे ट्रीटमेंट बहुत इजी हो जाता है। पीसीओएस के बारे में अच्छी बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट पेशेंट के पास खुद ही होता है। अच्छा। यानी कि प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज से पीसीओएस को वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं लाइफ लॉन्ग, बशर्ते कि वो इसको समझें और डायग्नोस कर लें। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा मेडिकल जार्गन्स में तो नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली हमें बहुत ही सिंपल भाषा में समझना है, लेकिन ये पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, ये हो क्यों रहा है? ये इतना बढ़ क्या रहा है, बढ़ क्यों रहा है? क्या ये पहले भी होता था या महिलाओं को पता नहीं था, या फिर अब इस दौर में ये बहुत ज़्यादा होने लगा है? दोनों ही चीज़ें हुई हैं। सो अब एंडोमेट्रियोसिस चूँकि बहुत बड़ा एक बूम आया है सोशल मीडिया के कारण। तो कई बार जब डॉक्टर्स नहीं डायग्नोस कर पाते, पेशेंट्स अपने सिम्टम्स डालता है चैट जीपीटी में या गूगल में, तो उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है। और फिर कई बार पेशेंट्स वो पढ़ के डॉक्टर के पास में जाते हैं कि अच्छा ये मुझे ये सिम्टम है, शायद मुझे ये हो सकता है। तो पहली चीज़ है अवेयरनेस। सेकंड है प्रॉपर डायग्नोस्टिक टूल्स। अब हमारे पास अच्छी इमेजिंग, लेप्रोस्कोपी, एमआरआई, ये सब है। और तीसरी बात यह है कि ये दोनों ही डिसऑर्डर्स अब एक्चुअली सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पीसीओएस का जो प्रेवलेंस है वो 12 साल पहले आप कंपेयर करेंगे तो उससे डबल हो चुका है। एंडोमेट्रियोसिस भी लगभग 1.5 टाइम्स बढ़ चुका है अगर हम 12 ईयर्स 13 ईयर्स पहले का कंपेयर करें। तो तीनों ही चीज़ें हो गई हैं, अवेयरनेस बढ़ी है, डायग्नोसिस के साधन बढ़ गए हैं, और एक्चुअली ये बीमारियां भी बढ़ गई हैं। अच्छा, और क्या ये सीधे तरीके से ये जो बीमारियां हो रही है, यही वजह है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी महिलाओं की ख़राब हो रही है? अब आजकल जो महिलाओं का एक फोकस हो गया है एजुकेशन पर, करियर पर, हमेशा हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, उसके कारण भी चाइल्ड बेयरिंग बहुत पोस्टपोन होती जा रही है। तो पहले प्रेफरेंस रहता है पूरे परिवार का कि आप पढ़ लो, फिर आप करियर में स्टेबल हो जाओ। उसके बाद भी कई महिलाएं चाहती हैं कि हम करियर में और अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएं, फिर हम फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। इसके कारण जो एडवांस्ड एज की प्रेगनेंसीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और इनफर्टिलिटी का भी जो प्रेवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो रिप्रोडक्टिव एज एक होती है और उसके अकॉर्डिंग अगर काम किया जाए तो स्टिल ये इनफर्टिलिटी की जो दिक्कतें हैं उससे कोप अप किया जा सकता है। रिप्रोडक्टिव एज अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो सेफ एज क्या है मेडिकली? क्या होता है कि हम हमेशा चाहते हैं कि डॉक्टर एक कोई मैजिक एज बता दे कि ये एज सही है बच्चा करने के लिए, बट इन रियलिटी देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल एज। व्हाट इज बायोलॉजिकल एज? जैसे आप 2 लोगों को देखेंगे तो किसी के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, किसी के लेट समय तक भी काले रहते हैं। किसी की स्किन में जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, किसी की लेट एज तक भी स्किन अच्छी रहती है। सेम वे आपकी जो ओवरीज की एजिंग है वो अलग अलग रेट में हर महिला के लिए हो रही है। तो अब हम इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, और ये सिंपल टेस्ट है, इसको AMH कहा जाता है। इससे हम आपकी बायोलॉजिकल एज, आपकी ओवरीज की एग्जैक्टली असर्टन कर सकते हैं। तो अब इसका फ़ायदा ये है कि हो सकता है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज 27 हो, बट योर ओवरीज में बी लाइक समबडी हु इज़ 35, और उल्टा भी हो सकता है कि आप 35 हो बट योर ओवरीज आर अ बायोलॉजिकल एज ऑफ 26 और 27।
सो दिस विल हेल्प यू टू फैक्टर इन, जब हम अपनी लाइफ की मैट्रिक्स डिसाइड करते हैं तो उसमें ये भी चीज़ फैक्टर होनी चाहिए कि हमारी बायोलॉजिकल एज क्या है, और जब हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें तो इसको भी एक फैक्टर ज़रूर मानें। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अच्छा, आज से बहुत साल पहले होता था जब अगर कोई कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार सिर्फ एक औरत को ही माना जाता था, औरत को ही बोल दिया जाता था। आदमियों को कहा जाता था दूसरी शादी कर लो, तुम्हें तो बच्चा हो ही जाएगा। इनफैक्ट आगे हम उस पर भी बात करेंगे कि लड़की होना लड़का होना, दैट फैक्टर ऑल्सो। लेकिन इनफर्टिलिटी कैसे मेन से भी टोटली रिलेटेड है। अगर कोई कपल बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आदमियों में भी किस तरीके की दिक्कतें हैं? एब्सोल्युटली, एंड इट इज़ अ 50-50। 50% कंट्रीब्यूशन कंसेप्शन में और इवन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी में पुरुष की तरफ से आता है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर हमें कंसीव करना है तो केवल महिला को ही लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, उसे ही अपनी हेल्थ पे वर्क करना है, उसे ही अपनी टेस्ट करानी है, उसे ही डॉक्टर के पास जाना है। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगर आपको जल्दी कंसीव करना है, आप चाहते हैं कि होने वाला बेबी हेल्दी हो, मिसकैरेज के चांसेस कम हो, तो मेल पार्टनर की रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जनरल हेल्थ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, हर हेल्थ की हम बात कर लेते हैं। दिन भर में कितने ऐसे पेशेंट्स आ जाते होंगे आपको, मतलब जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसी शिकायतें लेकर? चूँकि हम स्पेशलाइज्ड हैं इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सो वी सी मोर देन 50 to 100 कपल्स एवरी सिंगल डे, एंड वी हैव अ रेंज ऑफ फैसिलिटीज़। सो हम अपने आप को एक IVF सेंटर नहीं समझते, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ योर ओनली टूल इज़ द हैमर, एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक द नेल। यानी कुछ अनफॉर्चुनेटली IVF सेंटर्स हैं जो हर पेशेंट का IVF करते हैं। हम लोग हर पेशेंट का बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड एवैल्यूएशन करते हैं, एंड इन आवर एक्सपीरियंस केवल 20% को IVF की ज़रूरत पड़ती है। 80% पेशेंट्स जो हैं वो सिंपल ट्रीटमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इनसे ही कंसीव हो जाते हैं। तो सिंपल ट्रीटमेंट्स जैसे IUI है, ओव्यूलेशन इंडक्शन है, इन सब पे भी हम उतना ही ध्यान देते हैं जितना कि हम IVF के रिजल्ट्स पे देते हैं।